अस्सलाम वालेकुम। मेरी फैमिली का एक पुराना खूबसूरत लेकिन हमेशा से थोड़ा सा पुरसरार घर रहा है जो कराची के क्लिफ्टन के समंदर के किनारे पर है। ये घर समंदर के बिल्कुल करीब इस तरह था कि जब रात को लहरों की आवाज़ें आती थीं तो हमें उसकी गूंज कमरों तक महसूस होती थी। हवाओं का झोंका हमेशा नमकीन था और इस घर की एक अजीब सी शनाख्त थी। लोग कहते थे कि ये जगह दूसरे घरों से मुख्तलिफ है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती। सालों तक यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहे जो समझ से बाहर हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाबियाँ, किताबें या बर्तन अचानक गायब हो जाते और फिर बिल्कुल अलग और अजीब जगह पर दोबारा मिलते, जैसे किसी ने जानबूझकर रख दिए हों यहाँ पर। कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद ज़ोर से खुल जाते या बंद हो जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई नज़र ना आने वाली कुव्वत उन्हें हिला रही हो। बिजली के बल्ब अचानक से फट जाते, लेकिन ना तो वो वोल्टेज का मसला होता और ना ही कोई वाजिया वजह। मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि इस सब के पीछे मेरे मरहूम दादा की रूह है, क्योंकि मैं छोटा था और इन चीज़ों पर शायद उस वक्त यकीन करता था। उनको ये घर काफ़ी पसंद था। जब भी हम क्लिफ्टन की तरफ जाते थे वो हमेशा यहाँ रुक कर लम्हे गुजारते, अपने दोस्त बुलवाते या तो बस समंदर की तरफ देखते रहते और सोचते रहते। उनका ज़्यादा वक्त इसी घर में गुजरा था और उनकी वफ़ात के बाद मुझे अक्सर लगता था कि शायद वो अब भी इस जगह का हिस्सा हैं, जैसे उनका दिल यहाँ ही अटका हुआ हो। लेकिन जब भी मैं ये बातें घर वालों से करता वह मुस्कुरा कर इसे मेरी जहनी सोच या बस पुराने घर की अजीब हरकतें कह कर टाल देते थे। उनके लिए ये सब एक पुराने घर की खासियत थी, लेकिन मेरे लिए ये अक्सर दिल को हिलाने वाले वाक़यात थे। बहुत अरसे तक मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ जो ये सब महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया सिर्फ मुझे दिखाई देती हो और किसी को नहीं। मगर ये सब तब बदल गया जब एक गर्मी के मौसम में मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि घर की पुरानी दीवारें और स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत करवाया जाए। उन्होंने एक ठेकेदार बुलाया जो पुराने घरों की मुरम्मत का माहिर था। उस दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन बाद में जो बातें पहुँची वो पूरी फैमिली के लिए हैरान कर देने वाली थी। ठेकेदार ने जो देखा, जो महसूस किया, उसने सबके तसव्वुरात हिला दिए। फैमिली का रवैया बदल गया और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में अकेला नहीं था। ठेकेदार ने मेरे वालिद को बहुत घबराहट और परेशानी के साथ फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में वो खौफ साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा कि जब वो ड्राइंग रूम में अपनी लकड़ी काटने का आले के साथ काम कर रहा था तब एक अजीब और समझ से बाहर वाक़या हुआ उसके साथ। वो अपने काम की रूटीन में मसरूफ़ था, लकड़ी का भूर उड़ रहा था और अचानक उसने देखा कि उसका सबसे ज़रूरी आला जो उसके पास ही रखा था गायब हो गया। पहले उसने समझा कि शायद उसने कहीं रख दिया होगा या ध्यान में नहीं कि वो कहाँ रख कर भूल गया, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसका रंग उड़ गया हो जैसे। उसने पूरे घर का कोना कोना तलाश कर लिया, ड्राइंग रूम में, वरांदे में, हत्ता के स्टोर रूम तक देख लिया। हर शेल्फ, हर टेबल, हर जगह देखी, लेकिन वो आला कहीं नज़र नहीं आया। फिर जब वो थोड़ा थक कर बैठा उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग घूम रहा है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि एक दफ़ा पूरा घर ऊपर से नीचे तक दोबारा देखूं। और जब उसने दोबारा तलाश शुरू की तो उसका वो आला एक ऐसे कमरे में पड़ा मिला जहां वो उस दिन आया तक नहीं था। वो कमरा बंद नहीं था, लेकिन वहां किसी का जाना भी मुमकिन नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो आला बिल्कुल सीधा उस जगह पर रखा था और ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर वहाँ रख दिया हो। इस वाक़ये ने ठेकेदार को हिला कर रख दिया। उसके लिए ये सिर्फ़ एक पुराना घर का मामूली मसला नहीं था। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थीं और उसने फ़ौरन मेरे वालिद को फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ में वो खौफ और परेशानी इतनी कि मेरे वालिद ने पहले ही बाद में समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने सीधा कहा, सर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, ये जगह ठीक नहीं लगती मुझे, यहाँ कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। ये बात सुनकर मेरे वालिद पहली दफ़ा चुप हो गए थे। उन्होंने हल्का सा थमकर जवाब दिया, जैसे वो भी अपने दिल का राज छुपाए बैठे हों।
तब उन्होंने माना कि वो भी कुछ ऐसे वाक़यात महसूस कर चुके हैं जो समझ से बाहर हैं। दरवाज़ों का खुद से खुलना, बल्ब का फटना और चीज़ें गायब होकर अलग जगह मिलना, ये सब उन्होंने खुद महसूस किया है, लेकिन कभी खुली आंखों से एक्सेप्ट नहीं किया। ठेकेदार के लफ्ज़ों ने उनके जहन का दरवाज़ा खोल दिया हो जैसे, और पहली दफ़ा पूरे घर के लिए ये राज खुलने लगा कि शायद इस जगह में वाकई कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे उस दिन सच में बहुत हैरानी हुई जब मेरे वालिद ने पहली दफ़ा खुले अल्फाज में ये बात कबूल की कि क्लिफ्टन के इस समंदरी घर में सालों से अजीब और समझ ना आने वाले वाक़यात होते रहे हैं। उनका लहजा संजीदा था इस वक्त, जैसे वो कोई बहुत पुरानी बात अपने दिल से निकाल रहे हों। उन्होंने कहा कि वो हमेशा इसलिए चुप रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस से फैमिली को कोई परेशानी हो या वो घबराए जाएं या किसी पर अननेसेसरी खौफ तारी हो। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पागल समझें या बेवकूफ़ समझें। वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे और उनके लिए ये तस्वुर भी अजीब था कि लोग उनकी बातों पर हंस दें या समझे कि वो बस कहानियाँ सुना रहे हैं हमें। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं था कि किसी काम करने वाले ने घर छोड़ दिया हो काम करने से। पहले भी कुछ मज़दूर आए थे जो दीवारें पेंट करने या मरम्मत के लिए रखे गए थे, लेकिन वो अक्सर आधा काम करके ही भाग जाते थे बिना किसी वजह के। कुछ ने बहाने बनाए कि उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया अच्छा, लेकिन बाद में उनके अल्फाज से लगता था कि वो यहाँ किसी अजीब बेचैनी या डर से गुजरे हैं। एक मज़दूर ने चुपके से कहा कि उसे यहाँ अकेला रहकर लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके आसपास कुछ महसूस होता है उसे, और रात के वक्त घर का पुराना वुडन फ्लोर पर कदमों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। ये बातें मेरे वालिद के जहन में थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। लकड़ी काटने वाले आले का वाक़या जो सब ने सुना था हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो एक ऐसा लम्हा था जहाँ सबको यकीन हो गया कि मैं जो इतना अरसे से कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे ख़यालात नहीं हैं बल्कि हकीकत है। उस दिन घर के तमाम अफराद के चेहरों पर वो एक सवाल था, ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। हम सब ने मिलकर सोचा और ये बात समझ आई कि इस घर की सबसे गहरी यादें मेरे दादा से जुड़ी हुई हैं। ये घर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी आज़ादी का कोना था, वो जगह जहाँ वो समंदर की हवाओं का मज़ा लेते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे, ये बस खामोशी में सोचा करते थे। हर दीवार, हर कमरा उनके गुजरे हुए लम्हों का गवाह है। शायद इसीलिए उनके दिल इस जगह से जुड़े हुए थे और उनका जज्बा इतना गहरा था कि मौत के बाद भी वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्या ये सिर्फ हमारा ख्याल था? दुनिया में और भी ऐसी कई मखलूक हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन होती ज़रूर हैं। ऐसे महसूस होता है कि उनकी रूह अब भी इन दीवारों के दरमियान छुपी हुई है, उन यादों को संभाले हुए जो वो दुनिया में छोड़ कर गए थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम रवि है और मैं इंडिया से हूँ, और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मेरे स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने महसूस की है। ये कहानी है एक पुराने स्कूल की, एक ऐसे स्कूल की जो सिर्फ दिन में एक पढ़ाई की जगह लगती थी, लेकिन रात को वो एक दरवाज़ा बन जाता था, एक ऐसा दुनिया का जो सिर्फ मौत और डर का घर था। ये बात 2008 की है जब मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था जो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये एक पुराना ब्रिटिश एरा स्कूल था जो कब का बंद हो चुका था, मगर फिर दोबारा इसे शुरू किया गया था। लेकिन जो भी यहाँ पढ़ता था वो कभी ना कभी कोई अजीब चीज़ ज़रूर महसूस करता था। इस स्कूल का सबसे डरावना हिस्सा पिछली बिल्डिंग थी जो कब की टूट चुकी थी, मगर कहा जाता था कि वहाँ एक अनजानी आत्मा का बसेरा था, एक लड़की की आत्मा जो कभी स्कूल की एक स्टूडेंट थी और जिसे मार दिया गया था।
कहा जाता है कि उसका खून लाइब्रेरी के पास हुआ था और आज भी रात के समय वहाँ से कुछ अजीब चीखें और कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त राहुल और विकास स्कूल की लाइब्रेरी में लेट तक रुक गए। वहाँ सिर्फ एक पुराना लाइब्रेरियन था जो हमेशा चुपचाप रहता और कभी किसी से बात नहीं करता। लाइब्रेरी का एक हिस्सा हमेशा बंद रहता था और वहाँ जाना सख्त मना था। मैंने मजाक में राहुल से कहा, चलना यार देखते हैं अंदर क्या है वहाँ। चलना यार वहाँ देखते हैं आखिर है क्या। राहुल हेजिटेट हुआ, लेकिन विकास हमेशा डेयरिंग था। हम तीनों धीरे से लाइब्रेरी के बंद हिस्से की तरफ गए। दरवाज़ा सिर्फ एक पुराने ताले से बंद था जो तोड़ना आसान था। विकास ने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि हम कांप उठे। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना बुक शेल्फ दिखा जिसमें पुरानी किताबें थीं। मगर जैसे ही मैंने एक किताब उठाई, एक भारी सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई हमारे करीब हो। राहुल पीछे मुड़कर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, वो ताला फिर से बंद हो चुका था। भाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताला तोड़ा था। विकास कांप रहा था और तभी एक बच्ची की हल्की हंसी सुनाई दी, बिल्कुल धीमी लेकिन उतनी ही डरावनी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? एक छोटी लड़की की आवाज़ में हमें ये अल्फाज सुनाई दिए। हमने पलट के देखा तो एक पुरानी वुडन कुर्सी पर एक बच्ची बैठी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसके हाथ एक पुरानी किताब पकड़े हुए थे और मैंने फ्लैशलाइट जब उसकी तरफ की और जो मैंने देखा उसने हमारी रूह तक हिला कर रख दी। उसका चेहरा एक जली हुई लाश जैसा था। आंखों की जगह दो बड़े काले गड्ढे थे, मुंह से खून टपक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक तेज चीख मारी और पूरा कमरा हिला दिया। लाइब्रेरी का बुक शेल्फ जोर से गिर गया और किताबें इधर उधर बिखर गईं। राहुल जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गया और विकास सीधा दरवाजे की तरफ भागा। मैंने भी बिना सोचे पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा तब तक खुल चुका था और हमें बाहर लाइब्रेरियन खड़ा दिखा। लाइब्रेरियन हमें घूर रहा था। कहा था ना, उस हिस्से में मत जाना। मैंने देखा दरवाज़ा फिर से ताले से बंद हो चुका था। अंदर से एक आवाज़ अब भी आ रही थी, जैसे कोई हंसी से रो रहा हो। अगले दिन राहुल स्कूल नहीं आया। उसके माँ बाप ने कहा कि रात भर उसकी तबीयत ख़राब रही है और जब सुबह उठा तो उसके हाथ और पैरों पर जलने के निशानात थे। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी आग से जला हुआ है, मगर उस रात स्कूल में कोई आग नहीं लगी थी। मैंने लाइब्रेरियन से सच जानने की कोशिश की। उसने बस एक लाइन बोली, वो लड़की अब भी यहीं है, तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें भी देख रही है। मुझे नहीं पता लाइब्रेरियन क्या कहना चाहता था, लेकिन एक चीज़ पक्की थी, उस लाइब्रेरी के उस हिस्से में आज भी कोई था और जो भी उस जगह जाता है वो या तो पागल हो जाता है या तो अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। आज भी जब मैं उस स्कूल का सोचता हूँ तो एक आवाज़ सुनाई देती है, एक हंसी, एक डरावनी हंसी जो अब भी मेरे दिमाग में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर के साथ मैं 25 साल की ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ और फिर 25 साल बाद हमारे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। ये वाक़या उस 2 मंजिला घर का है जो मेरे शोहर के पास शादी से पहले था और जो एक कराची के पुराने इलाके में था। रात का वक्त था, आधी रात गुजर चुकी थी और पूरा एरिया खामोश था। ना सड़कों पर ट्रैफिक थी, ना किसी तरह का शोर शराबा। पड़ोसियों में भी कोई ऐसी आदत वाला नहीं था जो शोर मचाए। गलियां सुनसान थी और हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ रात को महसूस होती थी। हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे जब हमें एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी बेचैनी की आवाज़ जो खामोशी को चीर रही थी। बहुत धीमी मगर वाजिया, एक छोटी सी लड़की की आवाज़ जो फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे वो कह रही हो कि अम्मी
मेरा जिस्म एकदम सख्त हो गया, दिल तेज धड़कने लगा और दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या सुना मैंने। पहले तो मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम हो या दिमाग का कोई पुराना ख्याल, लेकिन फिर बिल्कुल एक वक्त पर मेरा शोहर ने भी मेरी तरफ रुख किया। उसका चेहरे पर भी वही खौफ था जो मेरे अंदर था। धीमी मगर घबराहट भरी आवाज़ में पूछा उसने। मेरा दिल जैसे घबराने लग गया हो। मुझे यकीन करना था कि मैं पागल नहीं हो रही। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुमने क्या सुना? और जैसे ही ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला मुझे अफसोस हुआ। उसका जवाब सुन के मेरी रूह तक कांप गई। मेरे शोहर ने कहा, एक छोटी लड़की कह रही है जैसे, अम्मी। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उस वक्त अपनी नानी के घर रुकने गई हुई थी वीकेंड पर, जो कि लाहौर में है। घर पूरा खाली था, सिर्फ हम दोनों थे घर में। हमने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ का तस्वुर अगले 3 साल तक हमें सताता रहा। उस घर, उन 3 सालों में हमारी ज़िंदगी उस घर में अजीब सी बन गई। लगता था जैसे उस वाक़ये ने सब कुछ बदल दिया हो। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे वाक़यात हम खुद महसूस करने लगे, या हमारा एक जहन बन गया ऐसा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं रखी थी और ये कहाँ से मिल रही है हमें। खुद चीज़ों के गिरने का महसूस करना। हम दोनों के दरमियान अक्सर बहस होती रही इस बात, और वो भी बहुत शिद्दत वाली। छोटी बातों पर भी बड़े झगड़े हो जाते थे हमारे। खुदा का शुक्र था कि कोई बुरी चीज़ नहीं हुई हमारे साथ, मगर जज्बाती तौर पर हमारा रवैया वापस में बदलने लगा था। घर का माहौल हमेशा भारी लगता था और मुझे हमेशा अजीब सी तंगी महसूस होती थी इस घर में, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। ये घर तो ठंडा ही लगता था मुझे। उस घर की हवा भारी और दबाव वाली लगती थी, जैसे कुछ बोझ हमेशा मंडला रहा हो यहाँ पर। आखिर 3 साल के मुश्किल वाक़यात के बाद हमने वहाँ से शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। आज भी वो घर वहाँ मौजूद है, लेकिन नया है। नए मालिक ने उसे रेनोवेट करवा दिया है। शायद उनका ये फ़ैसला बेहतरीन था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा रवैया भी आपस में बिल्कुल ठीक है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या उस घर में अब भी वो साया मौजूद होगा। वो घर अब मुझे वैसे ही मनहूस लगता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और मेरे शोहर के दरमियान बहुत से झगड़े हो चुके थे। फ़िलहाल ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 33 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। ये कहानी कुछ लोगों के लिए बहुत करीबी हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि इसे बताना ज़रूरी है। मेरे वालिद और वालिदा की शादी बहुत लेट उम्र में हुई थी। मेरे वालिद एक सख्त मिजाज आदमी हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ उन्हीं के तरीके से हो और कोई उनके फ़ैसलों को चैलेंज ना करे। जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, मेरे वालिद चाहते थे कि मैं और मेरा भाई डॉक्टर बने, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थे। मुझे ये कैरियर पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर हमारे दरमियान इस पर लड़ाई होती रहती थी। मेरे वालिदा ने मुझे अपने पैशन के बारे में समझाने में मदद की और मुझे ग्राफिक डिज़ाइन पसंद आया। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, चाहे इस बात से मेरे वालिद नाराज़ ही क्यों ना होते। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि मेरी वालिदा छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगी हैं। पहले छोटी बातें होती थीं, जैसे पर्स खो देना, गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादा होने लगा। बाद में पता चला कि उनको सिर्फ 67 ईयर की उम्र में डिमेंटिया होने लगा है। ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और मुझे अपनी पढ़ाई भी संभालनी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। सड़क के किनारे एक बस आहिस्ता चल रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब बस मेरे सामने से गुजरने लगी तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने बस के अंदर देखा तो सारे मुसाफिर सीधा सामने देख रहे थे, मगर एक आदमी था जो अलग था। वो बस के आखिरी हिस्से में था और बाकी लोगों के बरक्स वो बैठा नहीं था। या तो वो सीट पर घुटनों के बल था या फिर खड़ा हुआ था और सीधा मुझे देख रहा था। उसका चेहरा अजीब था, आंखों के नीचे गहरे काले हल्के थे और बेचैनी से भरी शक्ल। अचानक उसने ज़ोर से चीख मारी, माँ।
बस में किसी ने रिएक्ट नहीं किया, जैसे सिर्फ मुझे ही उसकी चीख सुनाई दी हो। वो मुझे घूरता रहा जब तक बस आगे बढ़ती गई। उसका सिर नीचे था लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। जैसे ही बस सड़क पर आगे की तरफ गई, मेरी जेब में फ़ोन बजा। मेरे वालिद का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही हैं और वो बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाने लग गई हैं। वो कह रही थी कि वो डिमेंटिया की तकलीफ़ नहीं सहना चाहती, वो अपने वालिदैन की तरह नहीं मरना चाहती। मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे और कैंसर के इलाज की वजह से उनकी भी एक किडनी काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनको अपने घर वालों के करीब शिफ्ट होना पड़ा ताकि माँ का ख्याल रख सकें। लेकिन तब से, जब से मैंने उस आदमी को बस में देखा है, मुझे हर कुछ अरसे बाद अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो मुझे उसी तरह घूरते हैं और फिर चीख मार कर कहते हैं माँ, लेकिन सिर्फ मुझे ही सुनाई देता है। अगर चीख बहुत ज़ोर की भी हो तो भी कोई और रिएक्ट नहीं करता। कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि ये हमेशा अचानक और ऐसे वक्त पर होते हैं जब मैं कुछ और कर नहीं सकती। ये सब सिर्फ तब होता है जब मैं अकेली होती हूँ। मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया था ताकि माँ का ख्याल रख सकूं। 5 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। क्या मेरी माँ की बीमारी और इसके नतीजे में जो मेंटल स्ट्रेस मुझे हुआ, उसकी वजह से कोई अंधेरे मेरी तरफ आया है? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।